हेलो एवरीवन। तो यस, आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी दो प्रकार का होता है, एक ऑप्टिकली रेरर होना या फिर ऑप्टिकली डेंसर होना। ऑप्टिकली रेरर मीडियम जो होता है बच्चों, उसमें पार्टिकल्स जो होता है वो दूर दूर होता है। ऑप्टिकली रेरर मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स क्लोज क्लोज होते हैं। ऑप्टिकली रेरर मीडियम में स्पीड ऑफ जो लाइट होता है वो फास्टर होता है, ज़्यादा होता है, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो स्लो होता है। अब कोई मीडियम ऑप्टिकली रेरर है या फिर ऑप्टिकली डेंसर है, वो एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वो एक रिलेटिव टर्म है। किसी भी मीडियम का ऑप्टिकली रेरर होना या फिर ऑप्टिकली डेंसर होना एक रिलेटिव टर्म है, दैट इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट टर्म। ओके, यहाँ पे देखिए दो मीडियम मैंने लिया है, एक ऊपर वाला जो है वो एयर है और नीचे वाला जो मीडियम आप देख पा रहे हो वो वाटर है। यहाँ पे वाटर एयर के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो वाटर के कंपैरिजन में यहाँ पे ऑप्टिकली रेरर है और वाटर ऑप्टिकली डेंसर है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज क्लोज होते हैं एयर के कंपैरिजन में। इसलिए यहाँ पे एयर को हम लोग ऑप्टिकली रेरर मीडियम बोले हैं और जो वाटर है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोले हैं। तो कोई भी लाइट रे, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कोई भी लाइट रे जब ऑप्टिकली रेरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। उसका जो एक्चुअल पाथ है उससे वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। ये जो आप डॉटेड पाथ में देख पा रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये जो लाइन आप देख पा रहे हो डॉटेड लाइन, इसको नॉर्मल बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं इसको। तो कोई भी लाइट रे जब ऑप्टिकली रेरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आता है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाता है और टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है बच्चों। और उसी तरह यदि हम उसको डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेरर मीडियम में लाते हैं तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट करके टुवार्ड्स द नॉर्मल ना जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है बच्चों। तो यहाँ पे अभी हमने वाटर और एयर का एग्जांपल लिया है, तो वाटर यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो ऑप्टिकली रेरर मीडियम है। बट जैसे ही हम यहाँ पे मीडियम को मान लीजिए चेंज कर देंगे, यहाँ पे मान लो हम वाटर और यहाँ पे ग्लास को ले लेंगे, मान लो ऊपर हम वाटर नीचे ग्लास को ले रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा ना, यदि हम ऊपर में वाटर को और नीचे ग्लास को ले लेंगे तो उस टाइम पे वाटर जो हो जाएगा वो ऑप्टिकली रेरर हो जाएगा और ग्लास जो हो जाएगा वो ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि किसी मीडियम का ऑप्टिकली रेरर होना या ऑप्टिकली डेंसर होना दैट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। ऑप्टिकली रेरर मीडियम होना या फिर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होना एक रिलेटिव टर्म है, ना कि एक एब्सोल्यूट टर्म। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लो हम 3 बच्चों को ले रहे हैं। एक मान लो यहाँ पे ये ए है और ये जो है थोड़ा सा नाटा है। अब इसको नाटा हम कब बोल पाएंगे, जब बी इसके कंपेयर में थोड़ा सा लंबा हो। यहाँ पे ये जो बी आप बॉय देख पा रहे हो, ये ए जो बॉय है उससे थोड़ा सा लंबा है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं बी लंबा है और ए नाटा है। अब यदि बी के सामने हम एक और लड़का को ले आए यहाँ पे जिसका नाम मान लो सी है, तो वो बी से लंबा दिखाई दे रहा है हमको। इसका मतलब यहाँ पे बी नाटा हो गया और सी जो है वो लंबा हो गया। Isn't it right or wrong? सो हम इस एग्जाम्पल से आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि लंबा होना, नाटा होना या फिर गोरा होना, काला होना, ये सब रिलेटिव टर्म है। दीज आर नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। आप किसी को लंबा या फिर किसी को नाटा तभी बोल पा रहे हो, आप किसी को लंबा या फिर किसी को नाटा तभी बोल पा रहे हो जब आप उसको किसी से कंपेयर कर रहे हो। Until and unless you will not compare this person with this person or any another person, you will not be able to say that whether he is or she is tall or short. तो लंबा होना, नाटा होना, गोरा होना, काला होना, ये एक रिलेटिव टर्म है। आप किसी को गोरा या फिर काला तभी बोल पाओगे ना जब आप उसको किसी और से कंपेयर करोगे।
आप बिना कंपेयर किए किसी को नहीं बोल सकते हो कि वो गोरा है कि काला है कि सांवला है। आप ये सब तभी बोल पाते हो जब किसी दूसरे से आप उसको कंपेयर करते हो। तो ये एग्जांपल हम ये बात समझाने के लिए दिए कि कोई भी मीडियम का ऑप्टिकली रेयर होना या फिर ऑप्टिकली डेंसर होना, दिस इज़ जस्ट अ रिलेटिव टर्म, दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। जैसे कि यहाँ पे हम आपको एक मान लीजिए पहली बार जो हम मीडियम लिए थे, एयर लिए थे, और यहाँ पे नीचे वाला जो मीडियम लिए थे वो वाटर लिए थे। तो जब एयर और वाटर को लिए तो एयर हो गया ऑप्टिकली रेयर मीडियम और वाटर हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स जो थे वो दूर दूर थे और वाटर के मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में, तो इसीलिए वाटर को मैंने डेंसर मीडियम यहाँ पे कहा और एयर को रेयर मीडियम कहा। अब बच्चों यदि हम यहाँ पे वाटर ले लें, यहाँ पे मान लो वाटर ले लें और यहाँ पे मान लो ग्लास ले लेते हैं, तो ग्लास यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया और जो वाटर है आपका वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गया, इजंट इट। इसका मतलब कि कोई भी जो मीडियम आपका ऑप्टिकली रेयर या फिर ऑप्टिकली डेंसर बोल रहे हैं वो पूरी तरह से फिक्स नहीं है, दैट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, दैट इज जस्ट एन रिलेटिव टर्म। जैसे कि यहाँ पे मान लो वाटर को हटा के आप यहाँ ग्लास ले लो, यहाँ पे आप ग्लास ले लो और यहाँ पे आप मान लो डायमंड ले लेते हो, तो डायमंड जो हो जाएगा ग्लास के कंपेयर में ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा और ग्लास जो है आपका वो ऑप्टिकली रेयर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि ऑप्टिकली रेयर होना या फिर ऑप्टिकली डेंसर होना एक रिलेटिव टर्म है, ना कि एक एब्सोल्यूट टर्म। तो जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है बच्चों, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा सा स्लो होता है, स्लोअर होता है, और जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा फास्टर होता है। इस लाइट का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा एयर या वैक्यूम में होता है। ऑल ऑफ यू नो दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए हम लोग 4 केसेस को देखते हैं, जिसमें हम लोग लाइट को डिफरेंट मीडियम से पास करवाएंगे और डिफरेंट एंगल से उसको जब ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाया जाता है तो उस टाइम पे किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है, जब नॉर्मली इंसिडेंट करवाया जाता है तो उस टाइम पे किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है, और मान लीजिए 2 मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है तो उस टाइम पे यदि ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रहा है तो उस टाइम पे किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहला जो केस है आपका वो आइए देखते हैं। तो पहला केस जो है आपका, उसमें मान लीजिए पहला मीडियम हम ऑप्टिकली रेयर ले रहे हैं और दूसरा मीडियम आपका ऑप्टिकली डेंसर है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का, मान लो इसको μ1 मानते हैं और इसको μ2 मानते हैं बच्चों। ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर रहा है ऑब्लिकली, ये आपका नॉर्मल हो गया। आपको पता है नॉर्मल हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल हमारे लाइफ में क्यों आता है, सो दैट वी कैन मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किस एंगल से रिफ्रैक्ट किया है टुवार्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं, यस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं। तो बच्चों ये चूँकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो क्या होगा, ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगा और टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। तो व्हेन अ लाइट रे गोज़ फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे जो आपका μ1 का वैल्यू है मीडियम 1 में वो आपका लेस है और ये μ2 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। μ1 यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड μ2 इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो हियर μ1 इज़ लेस देन μ2। तो व्हेन μ1 इज़ लेस देन μ2 एंड व्हेन लाइट रेज goes from optically rarer medium to optically denser medium, then light bends towards the normal, and here this is angle I, which is called angle of incidence,
and this one is called angle of refraction. And here you can say that angle I, this one is greater than angle R. Here angle of incidence is greater than angle of refraction, because जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया है बच्चों। तो जो दूसरा केस है बच्चों, उसमें हम लोग पहले मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर लेंगे और दूसरे मीडियम को ऑप्टिकली रेरर लेंगे और देखेंगे कि ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाने पे किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होगा। तो ये है आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ये है आपका ऑप्टिकली रेरर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहाँ पे μ1 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है μ2 से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 जो है वो ज़्यादा है एंड मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, क्योंकि ये ऑप्टिकली रेरर है। जो ऑप्टिकली रेरर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो कम होता है। जो ऑप्टिकली डेंसर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है। तो हियर μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2। तो व्हेन लाइट रेज passes from optically denser medium to optically rarer medium, when light rays passes from optically denser medium to optically rarer medium, then it bends away from the normal. ये नॉर्मल से दूर भाग जाता है बच्चों। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, दिस वन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ये आपका इंसिडेंट रे कहलाता है। तो जब कोई लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेरर मीडियम में आता है तो उस टाइम पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर चला जाता है, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे एंगल आई का जो वैल्यू है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज लेस देन एंगल आर। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू होगा, एंगल आई का वैल्यू, वो लेस देन होगा एंगल आर से, क्योंकि एंगल आई जिस एंगल से इंसिडेंट रे यहाँ पे इंसिडेंट किया है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, वो यहाँ पे लेस है, और ये जो आपका लाइट रे है रिफ्रैक्टेड रे जो एक्चुअल पाथ से डेविएट किया है तो वो नॉर्मल से दूर भागा है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे जो आर का वैल्यू होगा वो आई के वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो ये एंगल आर दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्शन का जो आपका तीसरा केस है बच्चों, उसमें हम लोग दो मीडियम को ले रहे हैं। दिस वन इज़ मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। यहाँ पे दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। हियर μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2। तो μ1 μ2 के इक्वल नहीं है, मतलब कि दोनों का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है बच्चों वो अलग अलग है। लेकिन फिर भी जब लाइट रे को हम लोग ऑब्लिकली इंसिडेंट नहीं करवा के नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं, मतलब कि लाइट रे को जब हम लोग नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट करवाते हैं तो उस टाइम पे देयर इज़ नो डेविएशन ऑफ द लाइट, नो डेविएशन। इस टाइम पे एंगल आई का जो वैल्यू होता है दैट इज़ इक्वल टू एंगल आर एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का इक्वल नहीं है, अलग अलग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि एक ऑप्टिकली रेरर है, एक ऑप्टिकली डेंसर है। कौन ऑप्टिकली रेरर है, कौन ऑप्टिकली डेंसर है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, दैट डज नॉट मैटर। बट व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंटेड नॉर्मली, दैट इज द इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल, the incident ray is along the normal, this one is normal also, and the incident ray is along the normal, the incident ray is incidenting along the normal, then what happens? There is no deviation of light, there is no refraction,
लाइट रे जो है वो डेविएट नहीं करता है और एंगल आई और एंगल आर का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो आपका जो लास्ट दैट इज़ फोर्थ केस जो है बच्चों, उसमें हम लोग दो मीडियम को लेंगे। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है μ1 और μ2 वो आपस में इक्वल है, दैट इज़ μ1 इज इक्वल टू μ2। मतलब कि दोनों का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है बच्चों वो सेम है और लाइट रे को यहाँ पे ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाया जा रहा है। तो जब दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सेम रहे, इक्वल रहे, दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम रहे, दोनों मीडियम का अलग अलग मीडियम होने के बावजूद भी, तो उस टाइम पे जब लाइट रे को ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाया जाता है किसी एंगल से, तो लाइट रे कंफ्यूज हो जाता है बच्चों। जी हाँ, मतलब कि लाइट को पता ही नहीं चलता है कि उसने अपना मीडियम को चेंज किया है, एंड वो जो लाइट रे है विदाउट एनी डेविएशन उसी पाथ से सीधा निकल जाता है। जैसे कि आप यदि इस लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हो तो ये ऐसे सीधा निकल जाएगा बच्चों, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन। दिस इज योर नॉर्मल। तो यहाँ पे I का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल R। हियर I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब किसी लाइट रे को ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाया जाता है और दोनों मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, दोनों मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी का जो वैल्यू है वो सेम रहे, तो उस टाइम पे देयर विल बी नो डेविएशन ऑफ लाइट रे, देयर विल बी नो डेविएशन एंड दैट लाइट रे विल पास स्ट्रेट। ओके। और यहाँ पे जो आपका एंगल I और एंगल R है वो आपस में इक्वल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट रे कंफ्यूज होकर निकल गया, इसको पता ही नहीं चला कि मीडियम चेंज भी हुआ है, क्योंकि दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है। हो सकता है बच्चों दुनिया में बहुत सारा ऐसा मीडियम है जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होगा। मीडियम से आप क्या समझते हो? मीडियम का मतलब होता है जिससे होके लाइट रे प्रोपेगेट कर सके, जिससे होके लाइट रे ट्रैवल कर सके, प्रोपेगेट कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियम। जैसे ग्लास एक मीडियम है, एयर एक मीडियम है, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल, जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हो ये सब क्या है? मीडियम। जिससे होके लाइट ट्रैवल कर सके, प्रोपेगेट कर सके, विचरण कर सके प्रकाश, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियम, माध्यम। आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टीडियस टॉपिक जो कि बच्चों को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों, उससे हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस लिए हम लोग इसको निकालते हैं? टू मेज़र ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करते हैं। किसी भी मीडियम का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा किसी मीडियम का, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होता है वैल्यू उसका, वो उतना ऑप्टिकली कम डेंसर होगा। मतलब कि बोल सकते हो कि आप उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना लेस होगा, कम होगा। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों, उसमें हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को ऊपर में रखते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को नीचे में रखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसमें पहला मीडियम एयर या वैक्यूम होता है और दूसरा मीडियम कुछ भी रह सकता है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहला मीडियम आपका एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए। या फिर आप यूँ बोल सकते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो किसी दो मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अलग अलग जो दो मीडिया है, पहले मीडियम का और दूसरे मीडियम का, तो उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडिया,
वो जो आपका उसका जो रेशियो होगा उसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द टू मीडिया। किसी दो गिवन मीडिया, दो आपका मीडियम है, पहला मीडियम और दूसरा मीडियम, तो उन दोनों मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के का जो रेशियो होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किसी भी मीडियम का यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो उससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, मान लीजिए आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, दैट इज़ 1.5 है, 1.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो हम लोग को फॉर्मूला से पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन भी। यहाँ पे जो सी है आपका वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, या फिर एयर में है, और ये जो भी देख पा रहे हो आप, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। ठीक है, तो मान लो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5। अब आप इससे क्या पता लगा सकते हो, किसी भी मीडियम का यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आपको पता है, देखो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन भी। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1.5 इज इक्वल टू सी अपॉन भी, जहाँ पे ये जो 1.5 है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। इसको लिखने का तरीका ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू जी जो लिखा हुआ है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.5। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, भी इज इक्वल टू सी अपॉन 1.5। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि जो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास है, जो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास है वो एयर के कंपैरिजन में, यस एयर के कंपैरिजन में वो 1/1.5 टाइम डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है वो ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर के कंपैरिजन में कितना रिड्यूस हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, ये आपको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फील लेना है तो आप इसको बस यूँ समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो आपको ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितना डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। मतलब कि एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में उस मीडियम में, जिस मीडियम में लाइट जा रहा है और जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यदि वैल्यू दिया हुआ है उस मीडियम का, तो उससे आपको ये पता चलता है कि उस पार्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना डिक्रीज किया एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में, ये बताता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आपको ये भी बताता है कि लाइट का रिफ्रैक्शन कितना ज़्यादा होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा उस मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्शन उतना कम होगा। मतलब कि यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो लाइट का जो रिफ्रैक्शन होगा वो उस मीडियम में एक ग्रेटर, मतलब कि एक बोल सकते हो आपकी ग्रेटर एंगल से वो डेविएट करेगा, ग्रेटर एंगल से डेविएट करेगा। मतलब कि उसमें ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम है तो जो आपका रिफ्रैक्शन है वो भी कम होगा। तो हमको समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उससे हमको ये पता लगता है कि कोई भी मीडियम कितना ऑप्टिकली रेयर है या फिर कितना ऑप्टिकली डेंसर है। कि किसी भी मीडियम में लाइट का जो स्पीड है, कोई मीडियम का मान लो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो उससे आपको ये पता चलता है कि उस मीडियम में लाइट जब जाएगा तो लाइट का स्पीड एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में उस मीडियम में कितना डिक्रीज़ कर जाएगा।
जैसे कि यहाँ पे Vg इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है C/1.5, तो इससे क्या पता चलता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में 1.5 टाइम डिक्रीज कर गया, 1.5 टाइम डिक्रीज कर गया एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ पे, उस मीडियम में। तो हमने ये सीखा कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उस रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही जो रेशियो होता है किसी दो मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मान लो हम यहाँ पे दो मीडियम ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे हम दो मीडियम ले रहे हैं, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो इसका सबसे पहले हम लोग इसका सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, C से। यस, तो C/V1 लिख सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग लिख सकते हैं C/V2। तो ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे, ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखे हैं जो कि हमको पता है। अब इन दोनों का हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो इसको सबसे पहले लिखने का जो तरीका होगा उसको पहले आप समझो बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दैट इज μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, एंड अब यहाँ पे μ2 का जो वैल्यू है वो है C/V2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C/V2, और μ1 इज इक्वल टू है C/V1। तो ये हो जाएगा C/V1, यहाँ C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू μ2/μ1 एंड दैट इज इक्वल टू V1/V2। अब देखो, आप लोग जब साउंड पढ़े होगे बच्चों 9th क्लास में, तो उस टाइम पे आप लोग पढ़े होगे कि V इज इक्वल टू लैम्डा F होता है, या फिर आप इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हो, F, या फिर ऐसे न्यू बोलते हैं इसको न्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपका न्यू या फिर F है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और यहाँ पे जो आप लैम्डा देख पा रहे हो वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और जो V है वो स्पीड है लाइट का इन दैट पार्टिकुलर मीडियम। तो यहाँ पे यदि हम V1 का वैल्यू पुट करें तो हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करके लिख सकते हैं यहाँ पे λ1F/λ2F। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने सेम इसलिए लिया है क्योंकि किसी भी लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। यस, वो सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तभी वो चेंज होगा, अदरवाइज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, बस वेवलेंथ चेंज होगा और स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा। लाइट का स्पीड में चेंज आएगा बट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे F से F कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आ जाएगा λ1/λ2। तो इसको जो पढ़ने का तरीका है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कैसे पढ़ोगे बच्चों इसको आप लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 दैट इज इक्वल टू μ2/μ1 एंड दैट इज इक्वल टू V1/V2 एंड दैट इज इक्वल टू λ1/λ2। तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हो। ये जो आपको यहाँ पे λ1/λ2 दिया हुआ है वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ तक आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, V1/V2 तक, ठीक है। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एनी पार्टिकुलर मीडियम दे के रख देगा, हो सकता है कि उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी आपको दे के रख दे और V2 का वैल्यू आपको पूछ ले। आप लोग यदि इसको चाहो तो और तरीके से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, जैसे कि
आप ये जो लिखे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, या फिर इसको n से भी डिनोट किया जाता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसको जो हम लोग आगे यदि इसी चीज़ को ऐसे लिखना होगा इसके टर्म में तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ऐसे लिखाएगा n2 अपॉन n1 दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये यही चीज़ है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऑल दीज आर सेम। ओके, सो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड को लाभ हो। थैंक यू। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ये जो आपका साइन दिख रहा है ये म्यू कहलाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो म्यू, या फिर आप इसको एन से भी कर सकते हो, या फिर म्यू से भी कर सकते हो। इससे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, जल्दी से हम लोग देख ले रहे हैं जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मतलब कि एयर का, वो कितना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन सी, तो दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा 1। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सबसे कम होता है, क्योंकि सोचो आप, जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे पहला मीडियम भी हम एयर लिए हैं और दूसरा मीडियम भी हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही लिए हैं, दोनों कैंसिल आउट होके 1 आया आपका। अब देखो, कोई भी जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैल्यू होता है किसी भी मीडियम का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है किसी भी मीडियम का, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। यस, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 क्यों होता है। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इसलिए होता है क्योंकि देखो, कोई भी मीडियम का जो आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालोगे, कोई भी मीडियम का जो आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालोगे वो तो आप एयर के कंपैरिजन में ही निकालोगे ना, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में ही निकालोगे। और किसी भी मीडियम में, दुनिया के किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होगा उस मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट जो होगा उस मीडियम में, वो एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में तो उसके कंपैरिजन से तो कम ही होगा। मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो तो एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन से कम ही ना होगा। तो ये ऑलवेज अपर जो आपका मतलब न्यूमरेटर वाला टर्म होगा वो तो हमेशा ज़्यादा ही होगा, नीचे वाला टर्म कम होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा किसी मीडियम का वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है वो सबसे कम होता है, दैट इज़ 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ 1। और डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो किसी मीडियम का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मतलब कि द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन अ पेयर ऑफ मीडिया इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। यहाँ पे इंडिसेस जो है वो प्लूरल है इंडेक्स का ही।
तो किसी भी दो मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।